इंडिया पॉजिटिव बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 में आप सबका बहुत स्वागत है। जी बिहार झारखंड की तरफ से मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए जो हमारी परंपरा रही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए, गणेश वंदना के जरिए और जो हमारी संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसके जरिए मैं प्रिशा लाभ को मंच पर बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ से बाहर भी, यानी कि भारत से बाहर भी हमारी संस्कृति का परचम फहरा कर रखा है। तो मेरी गुजारिश है प्रिशा से कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब देश से बाहर प्रिशा जैसी कलाकार जो दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर सकती है, तो हमें भी अपने संस्कृति को सहेज कर रखना है। एक बार ज़ोरदार तालियां प्रिशा के लिए और इनकी प्रस्तुति के लिए। प्रिशा से अनुरोध है कि वो अपने कला के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत करें।
एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार तालियां कि इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए आपकी तालियां Radharani reveals the joy of Radha dancing with Lord Krishna. Choreography Guru Pankaj Charandas, Tal Ek Tali, presenting Radha Rani. Koti
गोपबाला ठरा ठरी गोपदाने पड़े घूरी गोपीबाला ठरा ठरी हरि खेलु छंती हरि हरे धनी पिचकारी हरि खेलु छंती हरि हरे धनी पिचकारी हरि खेलु छंती हरि हरे धनी पिचकारी झंकारी झंकारी ताजरा हाँ, बिल्कुल clear। लांगा ताकारी ताकारी एक जोरदार तालियां प्रिशा के लिए, शानदार प्रस्तुति। बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ही पलों में आप जिस तरीके से शुरुआत में ही इतनी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताता है कि कितना उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 इंडिया पॉजिटिव जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार की धरती से हम बिहार की तरक्की पर बात करेंगे। नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया पॉजिटिव बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 में। हम सब आज बिहार की गौरवशाली राजधानी पाटलिपुत्र की धरती पर बिहार की तरक्की पर मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा स्टेट जो अपने होनहार और काबिल नौजवानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में जिसका नाम अपने काबिल नौजवानों की वजह से है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ा ओहदा हो या फिर देश की सबसे कठिन परीक्षाएं, हर जगह बिहार के लड़कों ने, बिहार के लड़कियों ने, बिहार के छात्र छात्राओं ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। पूरी दुनिया में और देश भर में तरक्की की जो भी चमक है, उसमें सबसे ज़्यादा पसीना और सबसे ज़्यादा लहू बिहार के बेटे बेटियों ने ही बहाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ पर ठहर कर ये सोचने का वक्त भी है कि दुनिया भर की तरक्की का साझीदार बिहार विकास के पैमाने पर आज कहाँ पर खड़ा है। आज हम अपने ही राज्य में और अपने ही देश में विकास के पैमाने पर कहाँ खड़े हैं, इसी बात पर मंथन करने के लिए, इसी बात पर मनन करने के लिए आज सब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर तलाशने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इंडिया पॉजिटिव बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 में, क्योंकि यूथ कॉन्क्लेव है और कभी इसी धरती से कहा गया था कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। तो आज हम यूथ की जो ताकत है उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल हमारे बीच में हैं। बुके देकर मनीष जी से आग्रह है कि बुके देकर चीफ गेस्ट का स्वागत करें। सबसे पहले जो औपचारिक तरीका होता है कार्यक्रम का, सबसे पहले हम माननीय मुख्य अतिथि कार्यक्रम के डॉक्टर संजय जायसवाल, माननीय सांसद, उनका स्वागत करेंगे बुके देकर और औपचारिक तौर पर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जो परंपरा रही है उसके मुताबिक डॉक्टर संजय जायसवाल का हमने स्वागत किया है। अब हम दीप जलाकर अगले कदम की तरफ चलते हैं। दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम को अगले चरण पर लेकर जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूं मनीष जी से कि माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर लेकर आएँ, डॉक्टर संजय जायसवाल। इसके अलावा मेरी गुजारिश है संजय जी को मंच पर लेकर आएँ दीप प्रज्वलन के लिए। और केसी सिन्हा हमारे बीच में हैं, शिक्षाविद, जाने माने शिक्षाविद। केसी सिन्हा जी मंच पर आ जाएं। दिलीप सिन्हा हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। ब्रिगेडियर जावा, उदय जावा हमारे बीच में हैं। सर आपसे आग्रह है कि मंच पर चले आएं। दीपाली जी हमारे साथ हैं। दीपाली जी आपसे आग्रह है कि लैंप लाइटिंग के लिए आप मंच पर चले आएं। अरुण कुमार हैं दशहरा कमेटी से, आपसे आग्रह है अरुण जी की मंच पर चले आएं। आदित्य अरोड़ा हमारे बीच में हैं। आदित्य जी आपसे गुजारिश है कि मंच पर आ जाएं। शशांक जी, अवधेश जी आ जाइए मंच पे। शशांक जी हमारे बीच में हैं।
उनसे गुजारिश है कि मंच पर आ जाएं। शशांक कुमार हमारे बीच में हैं। दीप जलाकर जो परंपरा है, जो रवायत है, गणेश वंदना के जरिए हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गजानन हमारे सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को दूर करेंगे, तो लैंप लाइटिंग के जरिए हम शुरुआत करते हैं दीप जलाकर। और गुजारिश है मनीष जी से, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय जायसवाल से, कि दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार आप सबसे गुजारिश है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आप सबका उत्साह बना रहे। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम पहला सत्र जो माननीय मुख्य अतिथि उनके साथ 1 to 1 के साथ हम लोग करेंगे पहले सत्र की शुरुआत, लेकिन उससे पहले ओपनिंग स्पीच के लिए, वेलकम स्पीच के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं मनीष सिन्हा, इंडिया पॉजिटिव के सचिव, को कन्वीनर हैं NRB सेल बिहार बीजेपी के। और मनीष जी मंच पर आ जाइए और ओपनिंग स्पीच के जरिए यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का हमारा मकसद क्या है। माननीय मनीष जी। गुड आफ्टरनून। माननीय संजय जायसवाल जी, हमारे मुख्य अतिथि, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बिहार यूथ कॉन्क्लेव जो पिछले वर्ष पहली बार इंडिया पॉजिटिव ने एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, और हमारा उद्देश्य युवाओं को जोड़ने का है, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का है, ताकि युवाओं को भी वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो देश के अन्य भाग के युवाओं को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं माननीय संजय जायसवाल जी का स्वागत करता हूं, और मंच पे आए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्पीकर्स हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और ढेर सारे युवाओं जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, युवा दोस्तों, भारत में बहुत बदलाव आ रही है, और ये बदलाव बहुत तेज़ी में आ रहे हैं। और जितने बदलाव हैं, जो आर्थिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, ये सारे बदलाव एक साथ काफ़ी तेज़ी में इनमें बदलाव आ रही है, और वो एक साथ कन्वर्ज हो रही है, जिसके चलते जो उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर, पिछले 9 वर्षों में भारत जो 10वें स्थान पे था, आज वह 5वें स्थान पे पहुंच गया है जीडीपी के मामले में। और हम ऐसे ऐसे देशों को पीछे करते जा रहे हैं, जो कभी वो ऐसे देश जो हमारे ऊपर राज करते थे, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USSR, कनाडा। 9 साल पहले हम 10वें स्थान पे थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। और अब हमारे तीसरे स्थान तक जाने में अगले 2-3 साल में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हम राष्ट्र के, देश के, दुनिया के टॉप 3 नेशंस में पहुंच जाएंगे। 3 शक्तिशाली देशों में हमारा एंट्री हो जाएगा। और ये एंट्री किस तरह ये बदलाव आ रही है और ये एंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उस अपॉर्चुनिटी को, वो जो युवा, पूरे देश के युवा को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको बिहार के युवाओं के साथ कैसे जोड़ें, ये इस कार्यक्रम का पूरा
इस कार्यक्रम में जो अलग अलग वक्ता हैं, जो कोई एंटरटेनमेंट से हैं, कोई लीडरशिप से हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के जो दिग्गज हैं वो बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि युवा आप बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को सुने और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़े, और इंडिया पॉजिटिव का सपोर्ट जहाँ जहाँ भी होगा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि जो बदलाव देश में आ रही है उसका मतलब आप समझें, रियल मतलब समझें। आज देश में जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, आज जो डेटा की हमारी जो खपत है, वो चाइना और अमेरिका को भी अगर आप मिला दें उससे ज़्यादा डबल खर्चा हो रहा है, उससे ज़्यादा डेटा कंजम्पशन आज भारत में हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे जो युवा हैं वो इंटरनेट savvy हैं, वो डिजिटल savvy हैं। आज जो स्टार्टअप्स है, और हमारे बीच में बिहार के सबसे बड़े स्टार्टअप शशांक जी आए हैं, वो बताएंगे कैसे वो एक स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न की तरफ ले जा रहे हैं, और बिहार का शायद वो पहला यूनिकॉर्न हो, और इस बिहार को ऐसे ऐसे 50-100 यूनिकॉर्न की ज़रूरत है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप उनके ब्रेन को समझिए, वो कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर, वो सबसे ज़्यादा हो रही है। पिछले 1951 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था और आज पिछले 9 वर्षों में करीब 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पिछले 50-60 सालों में उसके मुकाबले देखिएगा तो टोटल अभी तक 1951 से अभी तक $950 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उसमें से $600 बिलियन करीब पिछले 9 वर्षों में आया है। तो सोचिए कि पूरे विश्व पे वालों को भारत के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि वो हमारे युवाओं के लिए पैसा लगा रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्टअप 2015 में स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स करीब 400 था, और आज के दिन में अगर आप सोचिए तो प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो इतना सक्सेसफुल है कि आज के दिन में आप सोच नहीं सकते हैं 95,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। ये पिछले 7-8 सालों में एक समझ लीजिए कि एक सुनामी जैसा आया हुआ है, और जो भारत के युवा हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। भारत की जो शक्ति है उसको विश्व पहचान रहा है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री, अभी माननीय प्रधानमंत्री जो अमेरिका ट्रिप किए, या जिस देश में भी जाते हैं, जो भारत को सम्मान मिल रहा है आज, वो सम्मान पहले नहीं मिलता था। मैं खुद अमेरिका में रहा हूँ, और आज से 20 साल पहले जिस सम्मान से आज वो लोग हम लोग को देखते हैं, भारतीय को देखते हैं पूरे विश्व में, उसमें इतनी बड़ी बदलाव आई है, और सारे लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत अब लीडरशिप पोजीशन में आ गया है। क्वाड देख लीजिए आप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो ग्रुप है वो अब लीडरशिप पोजीशन में आया है, और अब अमेरिका भी बोल रहा है कि हम भारत को प्रमोट करेंगे एक सुपर पावर बनाने के लिए। इसका मतलब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, या हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से कि हम वर्ल्ड लीडरशिप की ओर अग्रसर हैं, हम लोग वर्ल्ड लीडर बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आज हमारी इकॉनमी करीब करीब $4 ट्रिलियन है, और इस इकॉनमी का अगर आप पेस समझेंगे, ग्रोथ पेस समझने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 ट्रिलियन में पहला ट्रिलियन करीब करीब 60 साल लगा आने में, पहला ट्रिलियन भारत में। दूसरा ट्रिलियन लगा 9 साल लगा दूसरे ट्रिलियन को आने में। तीसरा ट्रिलियन 5 साल में आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इकॉनमी का जो ग्रोथ है, अगर इस 5 साल को हम 3 साल कर दें, अगर इस 3 साल को हम 2 साल कर दें, तो जो हम तीसरे स्थान पे पहुंचेंगे अगले 2-3 साल में, और हमारी इकॉनमी 6 ट्रिलियन के आसपास होगी। और जो नेक्स्ट चाइना और अमेरिका की जो इकॉनमी है उसमें एक फासला है। तो शायद हम लोग अगले 15-20 साल में जो प्रधानमंत्री की जो एक विजन है, जो अमृतकाल, जो अगले 25 साल के लिए अमृतकाल पर कार्य हो रहा है, और 2047 तक एक विकसित भारत की जो एक सपना है वो साकार होते हुए दिख रहा है। आज आप देखें तो जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड का,
उसमें भारत एक बहुत प्रमुख हिस्सा होते जा रहा है। और अब लो एंड सप्लाई चेन की हिस्सा हम लोग नहीं है, हम लोग सिर्फ बॉडी शॉपिंग और ये सब नहीं कर रहे। अब देखिए सेमीकंडक्टर में जो हमारा अब अमेरिकन कंपनी हमारे पास आ रही है, और जब आप चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वैल्यूएबल हो जाते हैं। जब आप डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं तब आप बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सप्लाई चेन में भारत अब एक वैल्यूएबल पार्टनर हो गया है, जिसमें पहले चाइना का बहुत बड़ा एक हाथ होता था, वो धीरे धीरे अब भारत की तरफ मुड़ते आ रहा है। तो ऐसे समय में अब ऐसा लग रहा है जैसे भारत एक अगले 25 वर्षों में एक विकसित देश बन जाएगा, हमारा अमृत काल का कार्य शुरू हो गया। तो क्या ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिहार तक पहुंच रहा है? क्या जो एफडीआई हो रहा है वो बिहार तक पहुंच रहा है? क्या स्टार्टअप का इन्वायरमेंट बिहार में है? क्या हमारे युवा वंचित रह जाएंगे इन सारे प्रोग्रेस से? कैसे इसको हम लोग ऐसा करें कि बिहार के युवा बिहार में रहकर, अभी क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग खूब पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग एडुकेशन ले रहे हैं, और बिहार के बाहर अक्सर हम दूसरे राज्य को बनाने में लगे हुए हैं। पर हम अपने राज्य में अगर वही बुद्धि, क्योंकि बिहारी किसी से कम तो है नहीं, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मैं पूरे दुनिया देखने के बाद, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में रहने के बाद, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने के बाद, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, मैं सारे को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि हम में कोई कमी नहीं है, हमारी बौद्धिक शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा क्यों है कि हम बिहार को उस विकसित राज्य, उस विकसित देश से हम लोग क्यों नहीं तुलना करें, और विकसित राज्य बनने की जो कोशिश है उस पर हम लोग को आज मैं युवाओं से अपील करूँगा कि डिजिटाइजेशन एक ऐसा चीज़ है, डिजिटल माध्यम से आप डिजिटाइजेशन को पर भरोसा रखें और अपने एडुकेशन, अपने स्किल और स्टार्टअप, ये 3 चीज़ है जिसमें हमें फोकस करना है। एडुकेशन में डिजिटल माध्यम से आपके पास जो अमेरिका के बच्चे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं, जो सिंगापुर के बच्चे हैं, जिनके पास जो सुविधा है वो सारी सुविधा आपके पास भी है। यहाँ की एडुकेशन सिस्टम भले खस्ता हो, लेकिन आप डिजिटल माध्यम पर भरोसा रखें, उससे एडुकेशन लें। स्टार्टअप का कल्चर, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, आज वर्कफोर्स बिहार का महिलाएं का सिर्फ 5% है। हम चाहेंगे कि, और एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप महिलाएं एंटरप्रेन्योर बने गांव-गांव में, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बॉटम्स अप डेवलपमेंट है, वो गांव से शुरू हो रहा है, छोटे छोटे शहरों से शुरू हो रहा है। पहले टॉप डाउन अप्रोच था, पर अब डिजिटल माध्यम होने से इन्फॉर्मेशन चूँकि अब गांव तक पहुंच रहा है, और फंडिंग भी अब देखिएगा तो गांव तक पहुंच रहा है। तो ये बॉटम्स अप अप्रोच में गांव की महिलाएं, गांव के युवा अगर हमें ठान लें और बिहार को बनाने के लिए आगे बढ़ें, तो उसमें मेरे ख्याल से बिहार का जो एक, भारत का जो एक 2027 तक विकसित राज्य का जो एक सपना है वो बिहार के थ्रू ही जाएगा। बिना बिहार को विकसित हुए वहाँ तक हमको पहुँचना असंभव है। इसलिए ये समय है, अगले 25 साल हम बाकी सारी चीज़ों को बैक बर्नर में रख दें, जातिवाद, भेदवाद, ये सब चीज़ को, मेरे ख्याल से ये समय आ गया है। भारत एक विकसित राज्य बनने जा रहा है, बिहार को भी एक विकसित राज्य बनना है, भारत को एक विकसित देश बन रहा है, बिहार को एक विकसित राज्य बनना है। बाकी सारे चीज़ों को कुछ दिन के लिए हम लोग साइड कर दें, जातिवाद, भेदवाद, सारी चीज़ों को साइड करके बॉटम्स अप अप्रोच से युवाओं, डिजिटल माध्यम से हम लोग आइए मिलकर प्रेरित होते हैं और एक सपना देखते हैं कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। इसी के साथ मैं युवाओं को फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, और जी झारखंड बिहार के माध्यम से जो करोड़ों युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सारों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप अगले 3 घंटे में ज़रूर बहुत ध्यानपूर्वक सारे वक्ताओं को सुने और मिलकर आइए हम लोग बिहार बनाते हैं। जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनीष जी। और जाहिर सी बात है कि एक बार और ज़ोरदार ताली, क्योंकि जो एक रूपरेखा किसी कार्यक्रम की होती है वो यहाँ पर इन्होंने तस्वीर खींच दी है। किसी के इर्द गिर्द हम कार्यक्रम का संचालन करेंगे। बात, जो मूल बात है वो है बिहार की तरक्की की, और बिना बिहार की तरक्की के, बिहार जैसे राज्यों के विकास के देश का विकास भी संभव नहीं है। अब हम पहले सत्र की तरफ यहाँ से चलेंगे। पहले सत्र में मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी।
उनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल जो निकल कर सामने आए हैं बिहार की तरक्की को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, लगातार जो बातें कही जा रही हैं पिछले 9 साल के कार्यकाल को लेकर, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है डॉक्टर संजय जायसवाल से कि मंच पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। पहले सत्र की हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और जो सवाल होंगे उसका जवाब, हाँ उधर, उसका जवाब लेने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सर आपका वो माइक है। बहुत स्वागत है संजय जी आपका, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। और सबसे पहला सवाल तो वही जो अभी मनीष जी अपने संबोधन के जरिए बोल रहे थे कि बिहार विकास के पैमाने पर आज इतने वर्षों बाद भी जो जहाँ खड़ा है, लगातार चर्चा हो रही है कि भारत बदल रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इन सारे सवालों के पीछे ये है कि बिहार कहाँ पे है? बिहार जैसा हम लोग चाहते हैं, जाहिर बात है वैसा नहीं है। और बिहार का एक दुर्भाग्य रहा है कि जब देश तरक्की करता है तो बिहार कहीं पीछे छूट जाता है। अगर आप फर्स्ट फेज़ देखें इस देश की तरक्की का, तो बिहार की भागीदारी बराबर थी। श्री कृष्ण सिंह जी के समय में बिहार में भी, चाहे वो बरौनी हो, बोकारो हो, पूरा बिहार एक था, झारखंड एक था, सिंदरी हो, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद जो एक सेकंड फेज़ आया अटल जी के ज़माने का, कहीं ना कहीं बिहार उसमें बहुत पीछे छूट गया। 2005 में एक सरकार बनी, लोगों की उम्मीदें भी बहुत बढ़ी थी। 10 में जब 222 सीटें हम जीते थे, तो पूरे भारत को एक उम्मीद थी कि बिहार में बहुत अच्छा भविष्य है। और फिक्की का एक पूरा डेलीगेशन बिहार आया था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था। और सब चूँकि 221 सीटें जीतने के बाद लग रहा था कि अब वो जो जिसको हम किसी भी शब्द में जंगल राज प्रयोग कर लें, जो भी प्रयोग कर लें, वो एरा नहीं आएगा। और ये पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज़ को ये भरोसा था। यहाँ आने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने फिक्की को यही जवाब दिया कि आप लोग जगह चुन लीजिए और हम आपको हेल्प करेंगे। पूरे भारत में मुख्यमंत्रियों की स्थिति यह है कि अगर आप 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो वो मुख्यमंत्री हवाई जहाज़ अपना भेज देगा कि आइए और मेरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस समय हम लोगों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस किया। 2020 में मेरी सरकार बनी और इंडस्ट्री विभाग हम लोगों ने लिया। वो भी अपने आप एक चैलेंज था। सबों ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्रीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए तरक्की केवल और केवल इंडस्ट्री के माध्यम से हो सकती है। और बिहार में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मैं फ्रैंकली कहता हूँ, हिंदुस्तान में बिहार से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई कहीं स्कोप नहीं है, क्योंकि बिहार में स्किल है, नंबर्स हैं, और जिसको एक कह सकते हैं कि सस्ता लेबर, वो केवल बिहार में उपलब्ध है और कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक प्रयास भी किया। 36,000 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट लाया, एथनॉल पॉलिसी आई, पहली बार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी आई, बियाडा के रेट्स कम किए गए, ये सब कर रहे थे। और जब तक इन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करेंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे आज भी लगता है कि उसी के कारण बिहार कहीं पीछे छूट गया। बिल्कुल। तो इस सवाल को थोड़ा विस्तार देते हैं संजय जी। जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम है जो होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं, इसका होना ज़रूरी है। तो क्या विज़न क्या रखेंगे अगर आप भविष्य में आपकी सरकार आती है, आपको फिर से काम करने का मौका मिलता है, मिला भी है लंबे समय तक, तो क्या विज़न है बिहार के डेवलपमेंट का? क्या तस्वीर रहेगी? कि बिहार, मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। और एक छोटा सा भी मैं उदाहरण आप सबों से भी पूछ लूँ, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन थे, कोई बताएगा? आप में से कोई बताइए, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी? तो शाहनवाज जी थे। कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए तो। चलिए, धन्यवाद। सबको पता है। अब जदयू के समय इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे, वो कितने लोगों को पता है? जरा हाथ उठाइए तो। चलिए, एक पुराना बता पहले थे उस समय नहीं थे।
तो ये जो चेंज है, हाँ, हम लोगों को विश्वास था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं। और आप कल तक आप बात कीजिए तो हम बांग्लादेश का मजाक उड़ाते थे। पूरे अगर हिंदुस्तान में कोई बांग्लादेशी है तो ये उसको बहुत ही एक नीचे स्तर पे देखा जाता था। बिल्कुल। आज बांग्लादेश की स्थिति यह है कि वह टेक्सटाइल का जायंट हो चुका है, बिल्कुल। और वो जायंट बना है इंडियंस के पैसे पर। 60% ऑफ द बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय लोगों का इन्वेस्टमेंट है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता है। मैं एक छोटा सा कोरोना काल में हम लोगों ने एक चनपटिया मॉडल, जिसको मुख्यमंत्री जी बार बार देखने जाते हैं, करते भले कुछ नहीं हो, चनपटिया मॉडल जो लेबर्स आए थे उनके साथ हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी को जो PMEGP स्कीम है 25 लाख उनको लोन दे करके, और लगभग हम लोगों ने 80 इंडस्ट्रीज लगाए। बिल्कुल। सब खुशी खुशी काम कर रहे थे। और कितने में काम कर रहे हैं? वहाँ पे टेलर जो आते हैं 800 रुपये में खुशी से काम करता है, क्योंकि वो शाम को घर जाता है, अपना खेती भी देखता है, बच्चे भी खिलाता है। सूरत और लुधियाना में 2000 रुपये से कम में आपको एक छोटा सा टेलर नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी सबसे पहले लाया, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हम 2000 करोड़ की फैक्ट्रीज लगाएंगे, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उतने आदमी कम लगते हैं। जगह ज़्यादा लगता है, आदमी कम लगते हैं। बिहार का USP संख्या है, हम भारत से भी जनसंख्या में 3 गुना है। अगर हम कोई भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे ध्यान देते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों की ज़रूरत है, पूरे हिंदुस्तान में कोई बिहार को compete नहीं कर सकता। बिल्कुल। केवल पॉलिसीज चाहिए, विल पावर चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज को हर कीमत पर सपोर्ट करेंगे। अगर इतना विल पावर हो तो जिस प्रकार जो लोग बांग्लादेश दूसरे देश में जाके पैसा लगा सकते हैं वो हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल। पहली बार बिहार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया था। मैंने अपने चंपारण में, लोग बोले कि 1000 एकड़ बिहार में मिल ही नहीं सकती है। हम लोगों ने 1700 एकड़ जमीन पश्चिम चंपारण का ऑफर किया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए। लेकिन एक समय होता है, मैं जब बाद में पीयूष जी से मिला कि भाई हमने जो अप्लाई किया है उसका क्या हुआ, कहते हैं कि तुम बोलते हो, आपका मुख्यमंत्री बोलता ही नहीं है, तो तुम्हारे भरोसे तो हम मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं ले जाएंगे ना। तो ये हमारे यहाँ ये सोचना होगा, हम कहीं ना कहीं किस तरह से केंद्रीय योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। हम जल नल योजना के 13,000 करोड़ रुपए केवल इसलिए रिटर्न कर देते हैं क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो कि गाँव में पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार से अगर आप पैसे लेंगे तो जाहिर बात है मॉनिटरिंग भी केंद्र सरकार की होगी। इस डर से कि जल नल योजना में हम मॉनिटरिंग नहीं हो, इसलिए हम 13,000 करोड़ कर लेते हैं। हमारी तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हिस्सेदारी लें। लेबर इंडस्ट्रीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 2025 में अगर भाजपा की सरकार आई तो बिहार इंडस्ट्रीज के रूप में बिल्कुल छलांग मारेगा। कोई जादू नहीं हुआ है। केंद्र की अगर बात करें दिल्ली की, जो हम बोलते हैं कि हम 10वें से 5वें हो गए, ये कोई जादू नहीं है। यह केवल प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स का नतीजा है। 2 छोटा काम उन्होंने किया। PLI, मुझे लगता है पूरे भारत का जो इन्वेस्टमेंट की बात मनीष सिन्हा जी कर रहे थे कि $600 बिलियन हम लोगों ने केवल 10 साल में लाया और $300 बिलियन 60 सालों में लाए। उसका एक सिंपल सा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ला करके और एक पूरे इलाके को चेंज कर दिया गया। आज पूरी दुनिया जानती है कि हमने चाइना पर पैसे लगा के बहुत बड़ी गलती किया। चाइना को भी वही एडवांटेज था जो आज बिहार को है कि लेबर उसके पास थे, ना कोई इंडस्ट्री थी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था, लेकिन लेबर था और सस्ते लेबर्स थे। और उसके कारण पूरे दुनिया का इन्वेस्टमेंट चाइना आया और आज चाइना जहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल हम लोग अगले 20 साल हम लोगों को लगेंगे वहाँ पहुँचने में। ये एडवांटेज बिहार को भी है, केवल इसको उपयोग करने की देर है। ठीक है, आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बांग्लादेश हो, बिहार हो, जलवायु भी एक जैसी है, परिस्थितियाँ भी एक जैसी है, संसाधन भी एक जैसे हैं, लेकिन अगर कोई एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है तो सवाल बनेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है दूसरा कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है कि पिछले 9 सालों में हमने देश की तस्वीर बदल दी। पूरी दुनिया में जो भारत को लेकर एक दृष्टि रहती थी दुनिया वालों की, उस दृष्टि का हमने पैमाना बदल दिया। तो बिहार को क्या मिला पिछले 9 सालों में? सबसे पहले तो हमें पॉलिसीज़ उस हिसाब से करनी होगी। कोई हमारा शक्ल देख के यहाँ पैसे नहीं लगाएगा कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है इसलिए पैसे लगा। 2017 में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई अंतर नहीं था। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए,
नोएडा में 7 बजे शाम के बाद लोकल जाने में डरते थे। मेरे, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मेरे मित्र हैं, अगर कभी मेरे यहाँ रात को 10 बजे तक डिनर होता था तो वो नोएडा और गाज़ियाबाद जाना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि संजय रात को मैं यहीं सो जाता हूँ, सुबह मैं वापस जाऊँगा। और आज उत्तर प्रदेश में केवल 3 दिन का इन्वेस्टमेंट फेयर लगता है, 10, 11, 12 3 दिनों का। 20 लाख करोड़ का MOU साइन होता है, 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन दे दिया जाता है। बिहार में भी इन्वेस्टमेंट फेयर लगा, लेकिन जिस दिन बिहार में इन्वेस्टमेंट फेयर लगा उस दिन 1000 गोलियां वहां से 40 किलोमीटर दूर चलती हैं। कौन आएगा आपके पास? आपने ये आज तक किसी को नहीं मालूम है कि आरा में जो 1000 गोली चली उसमें कितने लोग मरे, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। तो जाहिर बात है कि हम पहले वातावरण देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाता है। सरकार का काम है कि एक अच्छी पॉलिसी देना जिससे कि लोग आके पैसे लगाएं, और दूसरा सरकार का काम है कि उसको ये बात महसूस होना चाहिए कि रात में मैं जब लौटूंगा तो सही सलामत लौटूंगा। अगर आपके 3 महीने में 100 CSP लौटाएंगे, 100 ज्वेलर की दुकान लौटे डकैती होगी, कौन आएगा? कई बैंकों की भी खबर चलाई हमने। बिल्कुल, सब कुछ हो रहा। तो ये हमें पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि भाई यहाँ वातावरण महफूज है। और अनफॉर्चुनेटली 2010 में इस बात का विश्वास पूरे देश को था, और वो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और फिक्की के जितने टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब आए हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई पैसा लगाने की बात करे तो उसको अपने हवाई जहाज से बुला के मंगा के अपने ऑफिस में सारे NOC दे करके उसको भेजने में परहेज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बिहार में वो जो रूढ़िवादी मानसिकता है कि मैं किसी उद्योगपति के साथ दिख जाऊंगा तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जो मिथक है उसको तोड़ने पड़ेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, वो बार बार कहते हैं कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार जैसे राज्य जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। ये पूर्वोत्तर में भी उन्होंने कहा था, बंगाल में भी कहा था, बिहार में भी कहा था। तो देश की तरक्की में बिहार का क्या योगदान होना चाहिए और हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? एक साधारण उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का देता हूँ। मेरे चंपारण में 3 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, बेतिया पटना एक्सप्रेसवे, रक्सौल दिघवारा हल्दिया एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। एक जिले में 3, आपको 1 रुपए भी इसमें खर्च नहीं करने हैं। एक्सप्रेसवे, ग्रीन हाईवेज के 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पिछले 1 सालों से हो रहा है कि आप जमीन आवंटित कर दीजिए, जमीन से काम शुरू हो जाए। 1 साल से बिहार सरकार आज तक जमीन ही नहीं दे पा रही है। अब आप जमीन नहीं देंगे, एक कोई रोड बनता है तो केवल रोड नहीं बनता, वो रोड बनता है तो उस इलाके के सैकड़ों लोगों को लेबर का काम मिलता है। वहाँ पे सीमेंट बिकते हैं, कंक्रीट बिकता है, आपका पत्थर बिकेंगे, बालू बिकेगा। एक पूरी की पूरी इकॉनमी, एक ग्रीन हाईवेज बनने से पूरी इकॉनमी बनती है। वही बगल में देखिए, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे 2019 में कल्पना होती है, शिलान्यास होता है और इसी टर्म के, इसी 5 साल के टर्म में बन के तैयार हो जाता है। बिहार का भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे यहाँ बेतिया में 2016 में मनोज सिन्हा जी ने मुजफ्फरपुर से गोरखपुर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का घोषणा शिलान्यास किया, और उसी 2015 से 14 से 19 टर्म में ही हम लोगों ने उसका उद्घाटन भी कर दिया। ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो बिहार कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ रहा। चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बस आपसे गुजारिश है कि मंच पर बने रहें। मेरी गुजारिश मनीष जी से है कि कृपया मंच पर चले आएं और मोमेंटो देकर एक बार फिर से स्वागत करेंगे और सम्मानित करेंगे डॉक्टर संजय जायसवाल को। मनीष जी से गुजारिश है कि आप मंच पर चले आएँ। इंडिया पॉजिटिव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपको। ये मकसद हमारा यही है कि इस मंच के जरिए बिहार की तरक्की का रास्ता खुले और तरक्की पर हम खुले मन से यहाँ पर मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। तो मनीष जी, सम्मानित करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि।